हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज पेपर 11 पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 11 पर, और हम पेपर 11 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारा रह रहा था, जो कि अब तक हमने नहीं किया था, उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व, जो कि दोस्तों ये क्या है 5 नंबर के लिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने आपको बताया है, अगर अभी तक आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली अगर वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं की है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। डीएड एससीआईडी एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके एक प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पेपर 11 में जो कि अभी इसको लगा करके आज ही हम इसको क्लियर कर लेंगे, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल। उसके बाद और भी जो 2-3 टॉपिक्स हमारे रहते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी जल्दी से कर लेंगे। ठीक। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व कौन कौन से हैं। मौलिक तत्व देखिए दोस्तों, इसमें समावेशी विद्यालय के, जैसे कि पेपर 11 के हमारा पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड है, ठीक है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का बताया गया है कि किस किस तरीके से हम दे सकते हैं, कौन कौन सी सेवाएं या सर्विसेज हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी में एक हमारा ये टॉपिक है समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व। अब मौलिक तत्व क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं मौलिक चीज क्या होती है, जो कि मौलिक का मतलब होता है दोस्तों कि रहता ही रहता है, यह मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मौलिक हमारे अधिकार हैं कुछ, ठीक है, सांस लेने का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, तो ये मौलिक अधिकार हो गए ना, जिनको कोई छीन नहीं सकता और जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीका से अगर मैं बात करूं कि समावेशी विद्यालय के लिए जो मौलिक तत्व है क्यों आवश्यक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बिना हम कह नहीं सकते कि ये इंक्लूसिव स्कूल है। उसको एक संरचना प्रदान करने के लिए, एक ठीक रूप से सेवा प्रदान करने के लिए, वित्त संसाधन, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समावेशी विद्यालय है। तो उन सभी को बनाने के लिए, एक अच्छा समावेशी विद्यालय बनाने के लिए कुछ ऐसे मौलिक तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए। जैसे कोई एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, रेत की जरूरत पड़ती है। सेम इसी तरीके से जब सभी चीज को जोड़कर उसमें क्या होता है दोस्तों, एक मकान बनाया जाता है। उसी तरीके से जब हम समावेशी विद्यालय अगर बनाएंगे या समावेशी विद्यालय का कोई संगठन हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें और सारी कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिसको क्या है इंक्लूसिव स्कूल्स में जोड़ा गया है, या उनको डाल करके ही हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव स्कूल है। ठीक है, तो दोस्तों समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे कि ये 8 प्रकार के हम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रमुख या बोल सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों पर्याप्त बुनियादी ढांचा, पर्याप्त बुनियादी ढांचा। अब पर्याप्त बुनियादी ढांचा का मतलब है यहाँ पर कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी विद्यालय का, यहाँ पर समावेशी विद्यालय की बात की गई है। तो समावेशी विद्यालय क्या है, जहाँ सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए विद्यालय का, तो विद्यालय का पर्याप्त बुनियादी ढांचा वह रहेगा कि जहां पर वह जो बिल्डिंग खड़ी है विद्यालय की, उसका वातावरण कैसा होगा, उसका संरचना कैसी होगी, ठीक है, उस तरीके से उसमें साधन होने चाहिए। साधन जैसे कि बच्चों को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि उनमें बसेस हो गई, हमारी वैन हो गई, स्कूल वैन हो गई, या और सारे साधन होने चाहिए, जिससे क्या है, और इस जगह पर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से भी वहां आ सके और शहरी क्षेत्र से भी आ सके, उनको आने जाने में कोई समस्या ना हो, आसपास में ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत ना हो। तो बुनियादी ढांचा उनका ऐसा होना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी
बाधा ना हो, कोई भी कठिनाई ना हो उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें शिक्षक संघ हो गया, मतलब जो इंक्लूसिव स्कूल है यानी कि समावेशी विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या है, सामान्य शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षक भी होने चाहिए उसमें, ठीक है। सोशल वर्कर भी होना चाहिए उसमें, साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट भी होना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट भी होना चाहिए, ओटिस्ट भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारा एक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक विद्यालय जैसा होना चाहिए जिसमें सभी सेवाएं दी जाती हो और सभी सुविधाएं हो बच्चों की आवश्यकता और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों। तो बुनियादी ढांचा में ये सारी चीजें आ जाएंगी और एग्जाम में आप इसको जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी के माध्यम से आपको अपने शब्दों में इसे डिटेल में करना होगा। ऐसा नहीं है आपने 5 पॉइंट उतारे और आप लिख कर आ गए, 5 नंबर नहीं मिलेंगे, प्रत्येक पॉइंट को आपने डिटेल में करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा एलिमेंट्स है, क्योंकि इसके अनुसार अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके लिए बाधा रहित वातावरण हो या बाधा मुक्त वातावरण हो। तो इसका मतलब हो गया बैरियर फ्री इन्वायरमेंट यानी कि बाधा रहित वातावरण। बाधा रहित वातावरण का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि बच्चों को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए आने जाने की सुविधा, यानी कि जो विद्यालय का गेट हो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें क्या है उनकी व्हीलचेयर बिना अटके उनकी कक्षा तक जा सके, प्ले ग्राउंड तक जा सके, ठीक है, अदर क्लासेस तक जा सके, लाइब्रेरी तक जा सके, और एक बिल्डिंग से यानी कि फ्लोर से यानी कि फ्लोर तक जाने के लिए उनके लिए सीढ़ियों की जगह क्या होना चाहिए, रैंप होनी चाहिए, ठीक है। और भी जो हमारे बच्चे अगर चलकर जा रहे हैं उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनके लिए रेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं हमारे अगर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तो टेक्चर बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। एचआई बच्चों के लिए हमारे कम्युनिकेशन बोर्ड लगे होने चाहिए, साइन बोर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होगा तो बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कमरे हैं, क्लासेस है, तो क्लासेस के दरवाजे ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चा खुद से अपनी व्हीलचेयर ले जाकर अपनी सीट तक जा सके, ठीक है, वहां से फिर वापस आ सके। टॉयलेट के दरवाजे ऐसे होने चाहिए ताकि उनको हमारा जो सीपी बच्चे हैं उनको अच्छे से खोल सके, ठीक है, बंद कर सके। टैप अडेप्टिव होना चाहिए जिसमें क्या है बच्चे टैप का यूज करके पानी को पी सके। इस तरीके से क्या होना चाहिए, पूरे वातावरण में एक अनुकूलित वातावरण हो जिसमें सामान्य बच्चे भी ठीक से उसका उपयोग कर सके उस वातावरण में रहकर, और विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे उनको उपयोग कर सके। तो बाधा मुक्त, बाधा रहित या बाधा मुक्त वातावरण उनके लिए होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा पॉइंट है दोस्तों मैनेजेबल क्लासेस साइज। यहाँ पर मैनेजेबल क्लासेस साइज से मतलब है हमारे क्लास का साइज कैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसे प्रबंधनीय वर्ग आकार। प्रबंधनीय वर्ग आकार यानी कि क्लासेस हमारे ऐसे होने चाहिए, क्लासेस का साइज इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें क्या है कि अगर कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा वहां बैठा है तो ना तो सामान्य बच्चों को कोई दिक्कत हो और ना ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कोई दिक्कत हो। इसका मतलब यानी कि जहां पर अगर उनका हमारे आजकल माइक्रो क्लास चल रही है, स्मार्ट क्लासेस चल रही है, तो अगर लो विजन की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए इस तरीके से फर्नीचर उसमें डेकोरेट होना चाहिए या मैनेजेबल होना चाहिए जिससे कि बच्चे को क्या है मतलब फ्रंट में उनको ठीक से दिखाई दे सके। ऑडियो विजुअल एड्स लगे होने चाहिए क्लासेस में जो कि हमारे हेयरिंग इंपेयर्ड वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। और लाइट का होना चाहिए, लाइट अच्छी होना चाहिए ताकि हमारे लो विजन वाले जो बच्चे हैं अच्छे से उसको देख सकें, ठीक है। और सामान्य बच्चे भी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से हमारी क्लास क्या हो मैनेजेबल होना चाहिए। बच्चों की जो सहायक शिक्षण सामग्री है उनके पहुंच तक होना चाहिए ताकि क्या है बच्चे अपना सामान खुद से उठा सके और उसे पुनः स्थान पर रख सके। और कह सकते हैं कि क्लास में जो फर्नीचर है बच्चों का हाइट के अनुसार होना चाहिए, होल्डिंग सीट्स होनी चाहिए, बेल्टिंग टेबल होना चाहिए जिससे क्या है हमारे सीपी बच्चे जो है कि अपना क्या बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बेल्ट लगी होनी चाहिए उनके टेबल्स में या चेयर में, ठीक है। इस तरीके से क्या स्टैंडिंग टेबल होनी चाहिए उसमें।
तो बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं और दिव्यांगताओं को ध्यान में रखकर क्लास कैसा होना चाहिए, हमारा मैनेजेबल होना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक, उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे इंक्लूसिव स्कूल के लिए, सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज। सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर अनुपूरक सहायता और सेवाएं। अनुपूरक सहायता और सेवाएं, ठीक है। अनुपूरक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या हम पूरक सहायता सेवाएं भी बोल सकते हैं, या अतिरिक्त सेवाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। पूरक सहायता यानी कि पूर्ण रूप से, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या है कि बच्चों को, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसमें नॉर्मल बच्चे भी और हमारे स्पेशल नीड्स भी है, तो उनके लिए जो सहायक सामग्री चाहिए, ठीक है, एड्स बोल रहे हैं वो, उनके लिए जो उनके उपकरण चाहिए, ठीक है, असिस्टिव डिवाइस हो गए, अडेप्टिव डिवाइस हो गए, यानी कि सहायक उपकरण और सहायता उपकरण या अनुकूलित उपकरण बच्चों की क्षमता के अनुसार उनको मिलने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हेयरिंग एड्स हो गए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, ब्रेल हो गया, ठीक है, ब्रेल बुक्स हो गई, ब्रेल हो गई, ब्रेल कॉपीज हो गई, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लार्ज प्रिंटर होना चाहिए बच्चों के लिए, उनके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, उनके लिए रिसोर्स रूम होना चाहिए, म्यूजिक रूम होना चाहिए, थेरेपी रूम होना चाहिए, ठीक है, स्टिमुलेशन थेरेपी रूम होना चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, उन बच्चों को सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो पाएंगी, ठीक है। हर बच्चे के लिए अगर उनके लिए एक प्रॉपर थेरेपी रूम, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीच थेरेपी की समस्या है या जिसको स्पीच थेरेपी की नीड है, तो क्या है उनको स्पीच थेरेपी रूम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऑटिस्टिक बच्चों की बात करूं तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्टमल यानी कि थेरेपी के लिए उनके लिए एक अलग से रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि वे अपना फ्री टाइम उसमें स्पेंड कर सकें, ठीक है। रिसोर्स रूम होना चाहिए जिसमें वे अपने ब्लॉग्स, पेंटिंग्स, या हमारा अगर मैं बात करूं कि कोऑपरेटिव या फिर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूं या फिर वे पजल्स एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो क्या है उसमें रिसोर्स रूम में जब तक उनको क्या मिल जाएंगी, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और सहायक शिक्षण सामग्री भी होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है, और शिक्षण अधिगम सामग्री भी उनको पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। और जितनी भी उनके लिए अगर मैं सीपी बच्चों की यानी कि फिजिकल डिसेबल्ड वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, उनके लिए व्हील चेयर्स हो गई, ठीक है, स्प्लिंट्स हो गए, सहायक उपकरण हो गए, अनुकूलित उपकरण हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, विद्यालय में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अनुपूरक सहायता और सेवाएं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, यानी कि विद्यालय में ये एलिमेंट्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई विद्यालय समावेशी विद्यालय है तो, यानी कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग यानी कि सेवा शिक्षक प्रशिक्षण, सेवा शिक्षक प्रशिक्षण। क्यों? देखिए दोस्तों, स्कूल में क्या होता है, जब एक समावेशी विद्यालय है, समावेशी विद्यालय बना है सामान्य बच्चों को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दोनों को मिलाकर हमारा समावेशी विद्यालय यानी कि इंक्लूसिव स्कूल बनता है। अब उसमें हम उनकी सुविधाओं के अनुसार हर सुविधा उनको देते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा से लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हैंडल करने के लिए कह सकते हैं, एजुकेशन देने के लिए भी कह सकते हैं, या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कह सकते हैं, उनकी एबिलिटी को जानने के लिए कह सकते हैं, एक विशेष शिक्षक की जरूरत है, ठीक है, जिसे क्या हो, विशेष शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो और क्या हो, ट्रेंड हो वो व्यक्ति और उनको अच्छी तरीके से उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझ सकता हो, ठीक है। तो दोस्तों वही कह रहे हैं, सेवा शिक्षण प्रशिक्षण में ऐसी सुविधा स्कूल में होनी चाहिए या ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए, एक मौलिक तत्व होना जरूरी है कि जिससे क्या हो कि अगर कोई भी बच्चा विशेष शिक्षक के साथ कोई अन्य व्यक्ति अगर बच्चे के साथ कार्य कर रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ, तो उनको विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि स्पेशल एजुकेशन का प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने की सुविधा हो ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य कर सकें। हम सहायक शिक्षकों को
कह सकते हैं कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए विद्यालय में, ऐसी सर्विस होनी चाहिए ताकि वे बच्चों के बारे में जान सके। ठीक है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, ठीक है, जो भी है दोस्तों, जितने भी को वर्कर्स है वहां पर, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ ठीक रूप से कार्य कर सके और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, किसी किसी स्कूल्स में टीचर एक तो जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें क्या एक ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है ताकि वे और भी अच्छा सीख कर आए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, अन्य वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें सुविधाएं होनी चाहिए विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ट्रेन प्रोफेशनल, यानी कि हम कह सकते हैं प्रशिक्षित पेशेवरों से निर्देश। ठीक है, प्रशिक्षित पेशेवरों से निर्देश, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ट्रेन प्रोफेशनल्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में जो हमारे प्रोफेशनल, यानी कि ट्रेन प्रोफेशनल का मतलब है जो पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जिन्होंने किसी भी कोई स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड में। जैसे मैं बात कर रही थी आपको, अगर किसी को फिजियोथेरेपी की नीड है तो प्रोफेशनल होगा उनका, एक अलग से उनका फील्ड होगा जिसमें क्या है, फिजियो में वे क्या होंगे, एक प्रोफेशनल यानी कि स्पेशलाइज्ड होंगे वे पीटी में, और वे बच्चे को क्या दे सकते हैं, कोई अच्छे निर्देश दे सकते हैं, उनके लिए कोई थेरेपीज बता सकते हैं, उनके लिए अच्छी एक्टिविटीज दे सकते हैं। तो उन सभी को शामिल करना भी एक एलिमेंट है जिसमें बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रेन प्रोफेशनल, जिसमें क्या होगा, हमारे सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे हमारे, जिसमें क्या होगा, वे अपने प्रोफेशन से यानी कि अपने स्पेशलाइजेशन से कुछ हमारे लिए कुछ निर्देश देंगे, जो कि हम अपने स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर फॉलो करेंगे। तो वे सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें सभी प्रोफेशंस आ जाएंगे हमारे। अगर हम बात करें, ओटी हो गया, पीटी हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, और सोशल वर्कर हो गया, रिसोर्स टीचर हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो गया, काउंसलर हो गया, इसमें सारी हमारी टीम, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं, एमडीटी, तो वो सारी टीम इसमें आ जाएंगी, जिनके निर्देशों को, उनके इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है अपने विद्यालय में। उसके बाद आगे दोस्तों, असिस्टेंस फ्रॉम पैरा प्रोफेशनल्स, यानी कि असिस्टेंस फ्रॉम पैरा प्रोफेशनल का मतलब हो गया दोस्तों प्रोफेशनल से सहायता, प्रोफेशनल से सहायता, यानी कि ये सुविधा भी उसमें होनी चाहिए कि ये मौलिक तत्व है विद्यालय में कि प्रोफेशनल से सहायता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एडमिशन के लिए कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा आता है तो सबसे पहले हम उसका असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके हम उसको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करने के बाद हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेशल एजुकेटर डायग्नोस नहीं करेगा, कोई प्रिंसिपल डायग्नोस नहीं करेगा, कोई नॉर्मल टीचर डायग्नोस नहीं करेगा, उसको एक अलग से, उनको क्या चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है, अब स्पीच थेरेपी, स्पीच का किसी को प्रॉब्लम है तो स्पेशल एजुकेटर उसको असिस्ट नहीं कर सकता, ना फिजियोथेरेपी कर सकता है, ना ही ओटी थेरेपिस्ट कर सकता है, ना ही साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। जब उसको स्पीच का समस्या है तो स्पीच का प्रॉब्लम के लिए उसको क्या चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, तो वही आकर उसको क्या करेगा, असेसमेंट कर सकेगा। ठीक है, तो बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रोफेशनल से सहायता लेना एक फंडामेंटल एलिमेंट्स कहा गया है जो कि विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, सारे प्रोफेशनल्स आ जाएंगे जिससे हम सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बाहर से भी अपनी एक गेस्ट टीचर या गेस्ट टीम बुला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आता है दोस्तों फैमिली कोलैबोरेशन, यानी कि पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक सहयोग। पारिवारिक सहयोग में आ जाएगा हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या सामान्य बच्चे जब इंक्लूसिव स्कूल से, समावेशी विद्यालय में
पेरेंट्स का यानी कि अभिभावक का और परिवार का सहयोग होना या सहयोग मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब परिवार अपनी बच्चों के विद्यालय से आता गेट टुगेदर करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे और बच्चे की प्रगति के बारे में भी देखेंगे, उनको मीटिंग में शामिल करना, पीटीए में शामिल करना, बच्चे के एक्टिविटी में शामिल करना, बच्चे के असेसमेंट में उनको शामिल करना चाहिए, बच्चे का इवैल्यूएशन करने में उसको शामिल करना चाहिए। और हम कह सकते हैं जब हम आईईपी बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम जब बनाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षकों को भी सहायता मिल जाएगी, बच्चे को ठीक तरीके से जान भी पाएंगे। तो आईईपी में भी हमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे के प्रत्येक कार्य में अगर परिवार का कोई भी सदस्य या अभिभावक उनमें भाग लेते हैं तो उसमें क्या होगा, विद्यालय को भी अच्छा रहता है और परिवार वालों को भी अच्छा रहता है। माता पिता को बच्चे की प्रगति का ज्ञान होता रहता है कि बच्चे का स्तर क्या है, प्रगति क्या चल रही है, बच्चे के साथ क्या कार्य हो रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। और उसको करने के बाद अगर विद्यालय में अभिभावक सहयोग करेंगे, बच्चे के साथ रहेंगे, तो क्या करेंगे, वे घर पे जाकर उसको फॉलो अप कर सकते हैं, यानी कि विद्यालय का कार्य घर पे भी करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो परिवार का सहयोग भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक चीज है कि एलिमेंट्स है इंक्लूसिव स्कूल्स का, कि पारिवारिक सहयोग भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये 8 प्रकार के हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स थे हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स के दोस्तों। और इनमें अगर आपको ये 5 नंबर में भी अगर आएगा तो आपको 150 शब्दों में करके देना होगा, और 150 शब्दों को आपने क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट्स को आप इसमें डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। एक एलिमेंट्स किया, उसके बाद आपने उसमें पूरा डिटेल करना है, कम से कम 30 शब्दों में करना होगा एक को, ठीक है। और उसके बाद पूरा डिटेल करने के बाद सबसे पहले तो आप समावेशी विद्यालय के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद मौलिक तत्व को बताएंगे, मौलिक तत्व होता क्या है, उसके बाद निम्नलिखित मौलिक तत्वों को आप विस्तृत रूप से समझाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया है। अगर आ जाता है तो उसको छोड़ के मत आना, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है तो दोस्तों आप बता सकते हो। और एक लाइक कर दिया करो, लाइक करने में ना पैसा खर्च हो रहा है ना ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ठीक लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया दोस्तों। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना और दूसरों को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।